मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम बीए पार्ट सेकंड की अपनी क्लास में भारत में संघीय व्यवस्था किस तरह की है इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले अपनी क्लासेस में भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य किस तरह से हमें मिले हुए हैं और नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो किस तरह से स्थापित की गई है। भारतीय संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसमें कहीं भी संघ राज्य, जिसे हम फेडरेशन इंग्लिश में शब्द कहते हैं, उसका प्रयोग कहीं भी नहीं किया है। उसके स्थान पर भारतीय संविधान में राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। ये संविधान का जो पहला अनुच्छेद है उसमें इस बात का उल्लेख है। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इस तरह से जो राज्य हैं, जब देश का एकीकरण किया गया तो जो राज्य एक किए गए उनसे भारत संघ का निर्माण हुआ। जैसा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने राज्यों के संघ शब्दावली को स्पष्ट करते हुए कहा था, प्रारूप समिति के द्वारा इस शब्दावली का प्रयोग ये स्पष्ट करने के लिए किया गया है कि यद्यपि भारत का एक संघ राज्य है, लेकिन ये संघ राज्य किसी प्रकार के पारस्परिक समझौतों का परिणाम नहीं है। संघ राज्य समझौतों का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से जो भारतीय संघ है, जिसे हम कहते हैं कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो इसको राज्यों ने मिलकर के बनाया है, ये किसी समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ में वर्तमान में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर राज्य वर्ष 2020 में अगस्त में इसका जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको ख़त्म कर दिया गया और इस राज्य को 2 भागों में विभक्त कर दिया गया और राज्य का जो इसका दर्जा था वो ख़त्म हो गया और ये केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके 2 हिस्से किए गए, एक हिस्सा है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। इस तरह से केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई और राज्यों की संख्या घटकर 28 हो गई। संघ राज्य अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी भारत में हमें संघात्मक व्यवस्था क्यों अपनाई या अपनानी पड़ी। मूल रूप से यदि हम देखें तो किसी भी देश में शक्तियों के आधार पर 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। एक होती है संघात्मक व्यवस्था, जिसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है, और दूसरी होती है एकात्मक व्यवस्था, जिसमें शक्तियों का केंद्रीयकरण किया जाता है। भारत में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन साथ में किन्हीं विशेष परिस्थितियों में शक्तियों का केंद्रीयकरण भी किया गया है। इसलिए अभी हम पहले संघात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ एकात्मक शासन व्यवस्था की क्या विशेषताएं या लक्षण है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी हम पढ़ेंगे। भारत में जो जनसंख्या थी वो बहुत ज़्यादा थी, उस समय भी थी और आज भी है। हम सबको मालूम है कि इस समय हम विश्व की जनसंख्या के पैमाने पर दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर हम भूभाग को देखें तो भारत का भूभाग भी विश्व में काफ़ी बड़ा था। इतने विशाल भूभाग और विशाल जनसंख्या में एकात्मक व्यवस्था को अपनाया जाना पूर्णतया संभव नहीं था। इसलिए जब संविधान बनाया जा रहा था तो ये विचार किया गया कि हमें इसे संघात्मक व्यवस्था के द्वारा शासित करना होगा, तभी प्रत्येक क्षेत्र की अपनी जो समस्याएं हैं उनको स्थानीय सरकारों के द्वारा सुलझाया जाना आसान रहेगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आती है वो है भारत में धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और आचार विचारों की विविधता है।
ये जो इतनी ज़्यादा विविधताएं हैं, इसके आधार पर भी पूरे देश में एक ही विचार को अपनाया जाना, एक ही प्रकार की जिसे हम एकात्मक व्यवस्था कहते हैं, उसको अपनाया जाना बहुत ज़्यादा संभव नहीं था। तो विविधताओं के बीच एकता के लिए संघात्मक व्यवस्था को भारत में अपनाया गया। ये महत्वपूर्ण बात है और इसी कारण संघीय व्यवस्था भारत में अपनाई गई। संघीय व्यवस्था की परिभाषाएं हम देखेंगे, किस तरह से हम प्रकट करते हैं संघात्मक व्यवस्था को। एक तरह से संघीय व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें राज्य की जितनी भी शक्तियां हैं उन सबको दो प्रकार की सरकारों के मध्य विभक्त किया जाता है। यानी सरकारें एक न होकर के दो हैं पूरे देश में, और वो पैरेलल चल रही हैं, लेकिन एक केंद्रीय सरकार है जो समय पड़ने पर पूरे देश के लिए कानून बनाती है, और स्थानीय सरकारें हैं जो अपने क्षेत्र विशेष के लिए सरकार बनाती हैं। अगर हम परिभाषाएं देखें डाइसी की, तो डाइसी कहते हैं संघीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमें राष्ट्रीय एकता और शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारों की रक्षा करते हुए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। यानी राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए, प्रदेशों की अधिकारों की रक्षा के लिए व्यवस्था को सामंजस्यपूर्ण तरीके से चलाया जाता है। फाइनर का कहना है यह एक ऐसा शासन है जिसमें सत्ता और शक्ति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित होता है तो दूसरा भाग केंद्र में, यानी शासन शक्ति दो हिस्सों में बंटी रहती है। अब आते हैं इसके लक्षण पर। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो संघवाद का जो सिद्धांत है ये सीमित सरकार का सिद्धांत है, क्योंकि केंद्र सरकार की शक्तियां भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, क्योंकि जो राज्य की सरकारें हैं उनके पास भी अपनी शक्तियां होती हैं। केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं और उसी के आधार पर वो कार्य करती हैं। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो विश्व के सभी देशों में जो सामान्य तौर पर इसकी शक्तियां हमें दिखाई देती हैं उसमें है लिखित संविधान होना इसका अनिवार्य है, कठोर संविधान होना अनिवार्य है ताकि कोई भी एक सरकार, वो केंद्रीय सरकार विशेष तौर पर संविधान में मनमाने तरीके से परिवर्तन ना कर सके। संविधान को सर्वोच्च बनाया जाता है ताकि कानून सर्वोच्च रहे, शासन सत्ता सर्वोच्च ना रहे। संविधान के माध्यम से केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन किया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए सामान्य तौर पर सभी संघीय व्यवस्थाओं में स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है और केंद्रीय व्यवस्थापिका में लगभग सभी संघवादी या संघीय व्यवस्थाओं में एक सदन राज्यों के माध्यम से चुन करके आता है। तो ये सामान्य विशेषताएं हैं। अब आते हैं भारत में संविधान, भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था के हमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था के साथ साथ हमें एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे संघात्मक व्यवस्था के लक्षण। जैसा कि हमने प्रारंभ में ही बात की कि संघ राज्य शब्द का प्रयोग इसमें नहीं किया गया था और अनुच्छेद 1 इसे राज्यों का संघ बनाता है और भारतीय संविधान में उसके आधार पर ही संघात्मक व्यवस्था के लक्षण विद्यमान है। सबसे पहला लक्षण जो है वो है शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में शक्तियों का जो विभाजन है वो मोटे तौर पर 3 रूपों में किया गया है। अगर हम विश्व के दूसरी संघात्मक व्यवस्थाओं के संविधानों को देखें तो वहाँ भी शक्तियों का विभाजन इसी प्रकार से किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में जो भारतीय संविधान में ये शक्तियों का बंटवारा है उसके लिए कहा था, संघात्मक सरकार का मुख्य लक्षण संविधान द्वारा विधायी और कार्यपालिका सत्ता का केंद्र तथा इकाइयों में वितरण करना है। इस सिद्धांत का हमारे संविधान में अनुसरण किया गया है। यह कथन असत्य है कि राज्यों को केंद्र के अधीन रखा गया है। केंद्र अपनी इच्छा से विभाजन रेखा को बदल नहीं सकते और न ही न्यायालय इसमें परिवर्तन ला सकता है। तो इस तरह से ये शक्तियों का जो विभाजन है ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के आधार पर हम संघीय लक्षण को भी देखते हैं और उसके साथ साथ केंद्र राज्य संबंध भी उसी के आधार पर निर्धारित होते हैं। 3 प्रकार की सूचियां शक्तियों के विभाजन में काम करती हैं।
सबसे पहली सूची है संघीय सूची, दूसरी सूची है राज्य सूची, तीसरी सूची है समवर्ती सूची और चौथी है अवशिष्ट शक्तियाँ या अवशेष शक्तियाँ। सबसे पहली है संघीय सूची। संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों को रखा गया है और इसका जो संबंध है वो उन विषयों से है जिसके बारे में पूरे देश में या पूरे राष्ट्र में एक नीति अपनाया जाना आवश्यक है। इस सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है, यानी हमारी संसद को प्राप्त है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं। जो कुछ प्रमुख विषय हैं वो हैं रक्षा, विदेश संबंध, युद्ध और संधि, देशीकरण, नागरिकता, विदेशियों का आना जाना, रेलें, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक तार, टेलीफोन और बेतार, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, खान और खनिज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको केंद्रीय सूची में रखा गया है। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में सामान्य तौर पर वे विषय रखे गए हैं जो क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्य तौर पर राज्य की व्यवस्थापिकाओं को प्राप्त है। इस सूची में 66 विषय रखे गए हैं जो इस प्रकार हैं: पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और सड़क आदि। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए और राज्य सूची के 4 विषय शिक्षा, वन, वन्य जीव जंतु और पक्षियों का रक्षण और चौथा है नापतोल, इन्हें समवर्ती सूची में डाल दिया गया। और लेकिन गणना की दृष्टि से अगर हम देखें तो जो राज्य सूची के विषय हैं वो यथावत रहे। हालांकि अगर हम ये 4 विषय उसमें से निकाल दें तो जो 66 विषय थे उसके स्थान पर ये 62 नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। तीसरी सूची के रूप में हम देखते हैं समवर्ती सूची। औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन तीनों सूचियों के विषयों की वही स्थिति बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। इस सूची में सामान्य तौर पर वे विषय रखे गए हैं जिनका महत्व संघीय और क्षेत्रीय दोनों दृष्टियों से है। इस सूची के विषयों पर संघ और राज्य दोनों को कानून निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है। अगर इस सूची के किसी विषय पर संघ और राज्य द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हों तो सामान्य तौर पर संघ यानी केंद्र का कानून मान्य होगा। इस सूची में कुल 47 विषय रखे गए जिनमें कुछ प्रमुख हैं: फौजदारी, विधि, प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, पुनर्वास, पुरातत्व, शिक्षा और वन आदि। तो ये कुछ प्रमुख विषय इसमें रखे गए। समवर्ती सूची में एक नया विषय 20 का और जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ये इसमें जोड़ दिया गया। लेकिन गणना की दृष्टि से इसकी संख्या भी यथावत ही रही, क्योंकि अब अधिकृत पाठ में जो नए विषय जोड़े गए राज्य सूची से लेकर के वो इस प्रकार से किए गए: 17 का वन, 17 का वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, 20 का जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, 25 का शिक्षा, 33 का बाँट और नापतोल। तो इस प्रकार से राज्य सूची के विषय 19, 20, 29 और 36 हालांकि निकाल दिए गए, लेकिन राज्य सूची के विषयों की क्रम संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो इस प्रकार से ये यथावत रहा। और इसमें शक्तियों का चौथा रूप था अवशेष विषय, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अवशेष शक्तियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार इकाइयों को दिया गया। वहीं पर भारत में कनाडा की तरह अवशेष शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संघीय व्यवस्थापिका को दिया गया। तो ये शक्तियों का विभाजन किया गया जो भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, जिसके आधार पर दोनों का अपना अपना कार्यक्षेत्र रखा गया। प्रत्येक विषय पर उस सूची से संबंधित राज्य या केंद्र कानून
बनाएंगे और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ही या जब कभी आपातकाल है उस स्थिति में ही राज्य सूची या समवर्ती सूची पर संघीय सरकार कानून बनाने का अधिकार रख सकेगी। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण है संविधान की सर्वोच्चता। हालांकि भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान की तरह ये नहीं कहा गया है कि भारतीय संविधान सर्वोच्च है, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय संविधान को एक सर्वोच्च कानून माना गया है और इसके सारे प्रावधान सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं। केंद्र या राज्य सरकार इनका उल्लंघन नहीं कर सकती और इसी आधार पर जो मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है। और कोई भी सरकार यदि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करता है तो उस कानून का महत्व सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से परखा जाता है। संविधान में इन प्रावधानों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण संभव नहीं है और भारत के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, अन्य प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, ये शपथ लेते हैं और उसी के अनुसार वो कार्य करते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण लक्षण है स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय। क्योंकि संविधान सर्वोच्च है, लिखित है, कठोर है भारत में, इसलिए स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायालय भी है। ये संविधान के रक्षक के तौर पर कार्य करता है। संविधान के द्वारा जहां केंद्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, वहीं पर राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। यदि कहीं भी संसद के द्वारा या राज्य की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है जो संविधान के विपरीत है, तो ऐसे कानून को अवैधानिक घोषित करने का अधिकार दिया गया है। ये जो व्यवस्था है, ये संघीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए की गई है। डॉक्टर के.वी. राव ने कहा था, इस दृष्टि से हमारा संविधान पूर्व सोवियत संघ या स्विट्जरलैंड के संविधान से ज़्यादा संघात्मक है। अगली विशेषता या लक्षण है इसका लिखित और कठोर संविधान। भारतीय संविधान लिखित संविधान है। हमने पढ़ा था संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन में बनाया था। एक निश्चित समिति द्वारा निश्चित समय में इसको बनाया गया। ये एक कठोर संविधान है। हम लोगों ने अपनी क्लास में संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं को पढ़ा था। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें हमने देखा था कि कुछ सामान्य बहुमत से, कुछ विशिष्ट बहुमत से और कुछ आधे से ज़्यादा राज्यों की विधान मंडलों की स्वीकृति संसद के साथ साथ इस प्रकार के प्रावधान से संविधान में संशोधन संभव है। तो एक तरह से संविधान में मनमाने तरीके से परिवर्तन केंद्र सरकार नहीं कर सके, इसलिए इसे कठोर बनाने का प्रयास किया गया है। संविधान द्वारा किया गया शक्ति विभाजन जो है उसमें संघीय सरकार या राज्य सरकार एक तरफा परिवर्तन नहीं कर सकती, बल्कि ये तभी संभव है जब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों इसके लिए तैयार हों। तो इस तरह से संविधान संशोधन में केंद्र की भूमिका के साथ साथ राज्य की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला लक्षण है इसमें, भारतीय संसद में जो उच्च सदन है राज्यसभा, वो राज्यों का सदन है। राज्यों का सदन कैसे है? क्योंकि ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि ये प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं है, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर उसकी सीटें निर्धारित हैं, लेकिन इसके बावजूद वो राज्यों के द्वारा चुन करके आते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में ये व्यवस्थाएं इसे एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था का दर्जा देती है। जैसा कि एम.वी. पायली ने कहा था, भारतीय संविधान के संघीय होने पर यदि कोई विवाद उठाता है तो वो सही नहीं है, क्योंकि भारतीय संघवाद अगर संविधान की दृष्टि से देखें तो पूरी तरह से अपनी कसौटी पर खरा उतरता है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण भारतीय संविधान में जो हमें संघात्मक व्यवस्था को दर्शाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भारतीय व्यवस्था में, जैसा कि हमने बात की बहुत
विशाल भूभाग है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत सारी विविधताएं हैं। तो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध के रखने के लिए और विपरीत परिस्थिति में क्षेत्रीय स्तर पर जिस तरह से भेदभाव हो सकता था या संघर्ष हो सकता था, उन सब चीज़ों को टालने के लिए ये भी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है कि संघीय व्यवस्था के साथ साथ भारतीय व्यवस्था में एकात्मकता को भी स्वीकार किया जाए। इस आधार पर जहाँ केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, वहीं पर इकाइयों की शक्तियाँ केंद्र से कुछ कम रखी गई। तो इस तरह से पूरी तरह से हम जब पढ़ते हैं संघात्मक व्यवस्था है तो उसमें कुछ एकात्मक तत्वों का स्वरूप भी हमें दिखाई देता है। जैसा कि पीटी चाको ने संविधान सभा में कहा था, ये शरीर से संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है। लेकिन पूरी तरह से ऐसा नहीं है। इसमें संघात्मक लक्षण हम लोगों ने देखे और एकात्मक लक्षण भी इसमें हैं, जिनको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एकात्मक लक्षणों की भी कमी नहीं है। अगर हम संघात्मक व्यवस्था का वर्णन करें तो हम पाएंगे कि अगर हम अमेरिका के संविधान को देखें तो उसकी तरह से भारत में इकाइयों के पास उतनी स्वतंत्रता नहीं है जितनी वहाँ पर है। हमारे यहाँ इकहारी नागरिकता है, हमारे यहाँ इकाइयों की अपनी अलग से कोई नागरिकता नहीं है, जैसा कि हम अमेरिका में देखते हैं। हमारे यहाँ एक ही ध्वज है, जैसा कि अमेरिका में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इकाइयों को केंद्र से अलग होने की अनुमति भी हमारे यहाँ नहीं है। यानी हमारे यहाँ इस तरह का संघात्मक स्वरूप है जिससे राष्ट्र एक सूत्र में बंधा रहे। लेकिन कुछ एकात्मक लक्षण भी हैं जिनका जिक्र और जिन पर डिस्कस हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।